कोई डीजीपी के पद पर रहे और इस्तीफा दे करके साधु बन जाए, ये दो बार पहली बार आप क्यों त्याग पत्र दी? चुनाव लड़ने के लिए। आश्वासन किसने दिया था हमको? हाँ। अब ये बातें माइक पर बुलवाइएगा। कहाँ से आप चाह रहे थे, टिकट कहाँ से चाह रहे थे? बक्सर से सांसद का टिकट में बेतिया से मिल रहा था। 40 साल में पहली बार एसी से हम बाहर निकले हैं, एसी में नहीं रहते। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे। अपने जीवन में एक नहीं अनेक बार अपने सिद्धांतों से, उसूलों से समझौते किए हैं, तभी आप नौकरी में 40 साल तक टिके। 2-2 महीने 3-3 महीने उपवास करके रहता था हनुमान जी की झोपड़ी में। जाना चाहते थे सदन में, कभी इच्छा थी? मैं विधायक या सांसद इसलिए बनना चाहता था कि एक दुनिया में लेकिन जो ऐश्वर्य, जो रुतबा, जो ठनका, जो कहते हैं दबदबा, विधायक बड़ा होता है, प्रोटोकॉल में बड़ा है वो। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। वो अधिकारी अपने चापलूस लोगों को पसंद करते हैं। आप कहीं चले जाइए, एक जिला में कप्तान आ जाए या कलेक्टर आ जाए, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ गंवार लोगों को छोड़िए, हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोग सबसे पहले ये पता लगाते हैं ये हाकिम कौन जात का है। एकदम सुशील, सभ्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार राजनेताओं को बाहुबलियों ने हराया, बूथ लूट करके नहीं हराया, वोट से हराया। किसी को भी बुरा लगता है, बुरा लगेगा। आपके सामने जो ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो मंत्री है, जिसके निर्देशन में आपको काम करना पड़ रहा है, वो बेवकूफ है, उसको अकल नहीं, उसको समझदारी नहीं, वो आप जितना समझदार नहीं है। तो क्या हुआ? मालिक आपका वही है। तो क्रांतिकारी होगा सिस्टम में, वो टिकेगा नहीं। वो 1 साल में सिस्टम को लात मारकर बाहर निकल जाएगा, नहीं टिकेगा। और जो टिक गया और 35-40 के बाद क्रांति की बात कर रहा है, वो झूठा है, दोगलापन। ध्यान से देखिए और पहचानिए। हाथों में माला, गले में भी माला, ललाट पर त्रिपुंड, और यह जो चोला यानी भगवाधारी। कभी इनके शरीर पर वर्दी सुशोभित थी। आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। शुरुआत सीओ से हुई और डीजीपी से सेवानिवृत्ति लिया। नाम है श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, लेकिन अब हो गए हैं जगत गुरु। हम अयोध्या में हैं और यह है भगवान राम की जन्मभूमि। यहाँ चातुर्मास कर। प्रणाम महाराज जी। तो महाराज जी ही कहा जाए, सर तो कहना जी मेरा नाम है। अच्छा, अब गोविंदाचार्य जी हो गए हैं, जगत गुरु गोविंदाचार्य जी महाराज। अब मतलब उस नाम से जी महाराज कोई यही नाम है, वो पुराना नाम अब गया। अयोध्या की गलियों में हमने टहलते हुए देखा। जब हम गए आपके आश्रम पर तो देखा जमीन पर एक सामान्य सा बिस्तर बिछाकर उसी पर सोए हुए थे, भजन कर रहे थे। हमारे अनुरोध पर तैयार हो गए, आए हैं भजन करते हुए। माँ सरजू जी को आप एक बार देख रहे हैं, मैं अपने सम्मानित छायाकार से चाहूँगा एक बार दिखा देंगे और हम बात भी करेंगे। महाराज श्री एक दादाजी हमारे कहते थे, चाहे राम करावे सोई, यह प्रसंग जाने कोई कोई। सही बात। और बाद के दिनों में अगर फिल्मी तरानों को लिया जाए तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। सही बात। हंसते हंसते तो अब तो आप मरना सीखो। हाँ, हंसते हंसते रोना। बहुत बड़ी बात। प्रारब्ध में जो है वही होगा जी। आदमी प्रकृति के हाथों में, ईश्वर के हाथ में एक खिलौना से अधिक कुछ नहीं है जी। अज्ञानता के कारण आदमी अपने में अहंता पालता है, अहम बुद्धि रखता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। इस जन्म में जो भी आपको प्राप्त होता है ऐश्वर्य, वो केवल इस जन्म के पुरुषार्थ के कारण नहीं होता जी। लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, 100 आदमी को ही बन पाता है जी। ये नहीं कि जो नहीं बन पाए उन्होंने कम मेहनत किया था या कम प्रतिभाशाली थे जी। पुरुषार्थ उन्होंने भी उतना ही किया था जी। लेकिन पूर्व जन्म के प्रारब्ध और इस जन्म के पुरुषार्थ को मिला करके इस जन्म में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसलिए वो ठीक बात है कि जितनी भगवान ने चाबी भरी है वो चाबी भगवान ने नहीं भरी है, आपने ही अपने कर्मों से वो चाबी भरी है, पूर्व जन्म के कर्मों से जी। उसके हिसाब से ही इस जन्म में आपका जीवन चलेगा। ये बात सही है।
यह ज्ञान प्राप्त कब हुआ? सेवानिवृत्ति के बाद हुआ? वर्दी धारण किए थे तभी यह ज्ञान आ गया कि फिर अब बाद देखिए, में? ये ज्ञान बचपन के संस्कार से नहीं होता। तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी रह करके किसी को साधु बनते देखा हो तो आप बताओ हमको। आप उसके बाद नेता भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, कारपोरेट में नौकरी भी कर सकते हैं, सरकारी किसी संस्थान में डायरेक्टर होकर के, सलाहकार होकर के बैठ सकते हैं, बहुत बड़े और कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई डीजीपी के पद पर रहे और इस्तीफा दे करके साधु बन जाए, ये दो बार त्याग पत्र दे। ये तभी होगा जब पिछले जन्म का कुछ संस्कार होगा, बाकी नहीं हो सकता। आप आए देखे, पत्थर पर हम सोते हैं। 40 साल में पहली बार एसी से हम बाहर निकले हैं, एसी में नहीं रहते, जमीन पर पत्थर पर एक दरी बिछा करके सोते हैं, 24 घंटा वहीं रहते हैं। चतुर्मास में 4 महीने तक भोजन बिल्कुल बंद, कोई अन्न नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, सलाद और अमरूद खा करके चतुर्मास कर रहे हैं। तो ये साधारण बात नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं और अपने गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, हम अपने को धन्य मानते हैं। क्या आप चाहते हैं? हम चाहते होते और हम चाहने से कुछ हो जाता तो बात अलग थी। अरे मतलब हमारे भगवान का दीदार चाहते हैं, उनका सानिध्य भगवान मेरे लिए क्या चाहते हैं वो भी हम नहीं मांगेंगे। हमने अब शरणागति की जाती है तो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया जाता है, अपनी इच्छा को भी भगवान की इच्छा में मिला दिया जाता है। अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, भगवान क्या चाहते हैं, कैसे मेरे पूर्वजन्म के प्रारब्ध हैं, मेरी एक ही इच्छा है कि शरीर से मुक्ति मिल जाए, इस जीवन से आवागमन से मुक्ति मिल जाए, भगवान के स्वरूप को जान सकूं, उनकी महिमा को अनुभव कर सकूं। इसके अलावा मेरी व्यक्तिगत कोई निजी इच्छा है नहीं। जाना चाहते थे सदन में, कभी इच्छा थी जाऊंगा, ललकारूंगा, भ्रष्टाचार उन्मूलन करूंगा, बिहार में जो विकास के कीर्तिमान अब तक नहीं गढ़े गए उसे गढ़ूंगा, वहाँ जो वर्ग संघर्ष हुए, जाति संघर्ष हुए उसको समाप्त करूंगा, जन जागरूकता पैदा करूंगा। महाराज आपने सही कहा जी, ये आपने जो कहा मेरे दिल की बात कही। पता नहीं कि आपके अंदर इतनी समझ कैसे आई। पत्रकार लोग सामान्यतः इतनी गहराई में जाकर के सोचते नहीं हैं। मैं यही चाहता था जी, और ये बोलता भी था। मैं विधायक या सांसद इसलिए बनना चाहता था कि एक दुनिया में एक मिसाल मैं पैदा करना चाहता था, जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। जी, अब आप बताइए, आप खुद ही जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी, प्रोटोकॉल की बात छोड़ दीजिए, विधायक डीजीपी से ऊपर होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो ऐश्वर्य, जो रुतबा, जो ठनका, जो 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 कहते हैं दबदबा, बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डीजीपी का होता है, वो विधायक का नहीं होता। बहुत रुतबा होता है। लेकिन विधायक बड़ा होता है, प्रोटोकॉल में बड़ा है वो। अच्छा, वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, वो बात अलग है, वो प्रोटोकॉल की बात है। लेकिन व्यवहारिक अच्छा, जैसे थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ। यदि विधायक आता है और आप डीजीपी हैं, विधायक ने समय लिया मिलने का, कैसे आप उसको बैठाएंगे? बैठे रहेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, खड़ा होकर? तरीका ये है कि आप कुर्सी से खड़ा होकर के आदर के साथ नमस्कार करके आदर के साथ उसको कुर्सी पर बैठाएंगे। यह प्रोटोकॉल है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में नहीं। विधायक इसी बात से धन्य हो जाते हैं कि हम गए तो डीजीपी साहब ने मिलने का समय दे दिया। तो बैठे बैठे मुस्कुराते हुए तो बुला लीजिए, आइए बैठिए, विधायक की एक कप चाय के लिए बोल दीजिए। विधायक इतने ही मस्त है। बहुत सारे हमारे यहाँ तो विधायक को पता भी नहीं है कि प्रोटोकॉल है क्या। हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे भी विधायक हैं जिनको यही नहीं पता कि हम चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से ऊपर हैं। ये भी तो बात है। यह भी नहीं पता है। दोस्तों, ये बड़े काम की बात जो आज हो रही है, और मैंने बहुत बार देखा है, डीएम पत्रक ले रहे हैं, विधायक जी खड़े होकर के पत्रक दे रहे हैं और डीएम साहब बैठ करके चेयर पर से। यह तो बुरी बात है, अच्छा नहीं है यह। ना ना, ये विधायक की मर्यादा के खिलाफ है, ये प्रोटोकॉल का हनन है और किसी भी अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र के जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसका आपका पालन करना है। करते थे आप? हाँ, हमेशा। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी भी दल के किसी स्तर, ग्राम स्तर से लेकर के और देश स्तर के पदाधिकारियों से, प्रतिनिधियों से मिलने जुलने का मुझे अवसर मिला है। किसी भी दल का, किसी भी स्तर का किसी जनप्रतिनिधि ने
आज तक मेरे व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं। महाराज श्री, देखा गया है कि व्यक्ति जितना लटक करके आएगा, ऐसे करके साहब के यहाँ, साहब से भी प्राय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बात मैं कर रहा हूँ, लटक करके ऐसे हुजूर सरकार घिघियाते हुए जितना, उतना ही साहब के दिल में बड़ा सुकून मिलेगा, साहब को तसल्ली मिलेगी। और जब यह हुआ कह देगा कि साहब आप तो जिले के मालिक हैं, पुलिस विभाग के मालिक हैं साहब, आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, आप भगवान हैं साहब, तो वह खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। क्या बात है, क्या आपने दिल की बात कही और बिल्कुल सच्ची बात कही। आदमी के अंदर रजोगुण का उत्कर्ष है जी। और जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है ये रजोगुण का उत्कर्ष भी बढ़ता जाता है। दरोगा है उसका रजोगुण कम है, उससे ऊपर डीएसपी है उसका रजोगुण ज़्यादा है, एसपी है उसके ऊपर उसका रजोगुण ज़्यादा है, कलेक्टर का और ज़्यादा है, डीजीपी का और ज़्यादा है, चीफ सेक्रेटरी का और ज़्यादा है। ये रजोगुण ये उत्कर्ष के साथ साथ ऐश्वर्य के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो उसके अहंकार को बड़ी तुष्टि मिलती है जब उसकी कोई चापलूसी करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी प्रशस्ति करता है। और प्राय ऐसे करने वाले लोग काम भी अपना निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उसी से खुश हो जाते हैं जो हमारे मुंह पर हमारी खूब तारीफ करे। जैसे कैसे करते हैं लोग, कुछ आपको तो व्यापक अनुभव है, कैसे आते हैं, कैसे करते हैं? अरे हमारे पास देखिए, नाम तो नहीं रखेंगे, हाँ। लेकिन इतना संकेत कर दें, पटना जिले के एक सांसद थे जी, उनको हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा में भेज दिया था। अभी हैं वो जी। तो वो मतलब जिंदा है कि माननीय है? अभी हैं वो, माननीय नहीं है, हाँ, मतलब अभूतपूर्व हो गए, हाँ, लेकिन जिंदा हैं। हाँ। तो मैं किसी समय उनके क्षेत्र में एएसपी करके हुआ करता था, जी, तो वो आते थे तो जैसे हमारी कुर्सी यहाँ है, टेबुल यहाँ है, तो एक गमछी रखते थे, गमछी को लपेट कर वहीं से फेंक देते थे मेरे पैरों पर, अच्छा, और वहीं साष्टांग हो जाते थे और जयकारा लगाते थे। और उसके बाद में तब वो खड़ा होते, उठिए 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 महाराज, तब वो उठते थे और उनको ले आकर अब बताइए वो कौन ऐसा काम बोल देंगे जो आप नहीं करिएगा। अच्छा, सांसद अगर अवैधानिक नहीं हो तो, अवैधानिक नहीं हो तो जी, नहीं, ये बात तो मैं सांसद होने के पहले की बता रहा हूँ। अच्छा, सांसद होने के बाद क्या किए? लेकिन मैं नहीं, मुझे लगा कि अरे ये हमको इतना सम्मान देते हैं, आते थे अपनी बात कहते थे, करने लायक जो काम होता था आप कर ही दीजिएगा, इज्जत से उसको बैठाइएगा भी, आप चाय भी पिलाइएगा, वो आदमी आपको अच्छा भी लगने लगा। बाद में हमको पता चला कि अरे ये थाना में जाते हैं तो थानेदार को भी ऐसे ही गमछी फेंक कर साष्टांग करते हैं। फिर पता चला बीडीओ साहब के यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, फिर पता चला एसडीओ साहब के यहाँ ऐसे ही करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और देखे हम कि जो माननीय सांसद बन गए उसके बाद गमछी फेंकना तो उन्होंने बंद कर दिया, हाँ। लेकिन उनकी शालीनता विनम्रता बनी रही। तो ऐसे लोगों का काम तो हो जाता है। ऐसे ही लोगों को अधिकारी पसंद करते ऐसे ही लोगों को अधिकारी अपने चापलूस लोगों को पसंद करते हैं, जी। अधिकारी दलाल लोगों को पसंद करते हैं। अधिकारी कभी भी स्पष्टवादी और मुंह पर खरा खरा बोलने वाला किसी जनप्रतिनिधि को बर्दाश्त नहीं करते। बदलेगा कब? देखिए, ये बदलेगा कब, ये व्यवस्था बहुत बड़ा आपने सवाल। देखो, बिहार में हमने 3 फेजेज देखे हैं, अपनी देखे भोगा हुआ साहित्य, जी। मैं किताब की पढ़ी हुई कोई बात नहीं बता रहा। जी, 86 बैच का मैं आईपीएस हूँ। जी, मैंने बिहार में राजनीति की एक दिशा देखी, जब अपनी आंखों से देखा, उसको महसूस किया, जब अपराधियों की एक बड़ी भूमिका होती थी चुनाव में नेताजी लोगों को सदन तक पहुंचाने में, जी, बूथ लूटना, बूथ छापना, गरीबों को गरीब वोटर्स को बूथ तक जाने से डराना, बाहुबलियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती। वो फेज मैंने देखा, उसको मैं कहता हूँ राजनीति का अपराधीकरण। जी, वो एक चरण था। बिहार में आप स्टडी कीजिएगा वहाँ के राजनीति के, तो 90 के दशक में ये बहुत था। उसके बाद मैंने देखा दूसरा चरण भी, जब इन बाहुबलियों ने, अपराधियों ने ये समझ लिया कि मेरी सहायता से अगर नेताजी हाउस में पहुंच रहे हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो 90 के दशक में भारी संख्या में बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश हुआ। हर पार्टी में वो आए, जीते, सदन में गए, माननीय बने, मंत्री बने, मतलब वो देश की सर्वोच्च सदन में भी आए, लोकसभा में भी आए, और राज्य की सरकारों में भी, सदन में भी आए। वो फेज भी देखा। तो वो, इसको मैं कहता हूँ तीसरा चरण, इसको बोलता हूँ मैं अपराधियों का राजनीतिकरण। जी,
पहला राजनीति का अपराधीकरण, दूसरा अपराधियों का राजनीतिकरण होना। अब ऐसे आप देख लीजिए बिहार यूपी में सैकड़ों नेता भी ऐसे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, जो बाहुबली हैं, दबंग हैं, गुंडा हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, लेकिन राजनीति में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जितने भारी संख्या में प्रवेश होता था उस पर कुछ लगाम लगा है। मुझे चिंता होती थी कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि जनता है, जनता सब कुछ संभाल लेगी। फिर मैंने एक तीसरा देखा, जनता के मन का अपराधीकरण हो गया महाराज। अच्छा, मतलब ये इस अर्थ में कह रहा हूं कि हर जात के अपराधी बाहुबली किस्म के लोगों के पीछे उस जात की, उस समाज की जनता हो गई। अब बात समझ रहे हैं ना जी। हर जात के भले लोग हाशिए पर आ गए, हर जात के, और हर जात के गुंडे लोग, दबंग लोग, अपराधी लोग, बाहुबली लोग उस जात के अगुआ बन गए। यहां से मुझे बड़ी चिंता होने लगी। मतलब जातीय गुंडा पैदा हो गए, हर जाति का गुंडा। और जातीय समर्थन उनको हो गया। जातीय समर्थन सबसे बड़ी बात, जब जातीय समर्थन हासिल हो जाता है किसी अपराधी को, तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और राज्य सत्ता उसके आगे झुकने को विवश हो जाती है। तो ये हुआ, भारी पैमाने पर हुआ, और उसका नतीजा समाज को भोगना पड़ रहा था। अपनी जात का मुखिया होना चाहिए, अपनी जात का सरपंच होना चाहिए, अपनी जात का थानेदार होना चाहिए, अपनी जात का सीओ होना चाहिए, अपनी ही जात का कलेक्टर होना चाहिए, अपनी ही जात का विधायक होना चाहिए, अपनी ही जात का मुख्यमंत्री होना चाहिए, अपनी ही जात का प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई ये हिंदुस्तान है, हजारों जातियां उपजातियां हैं, तो अपनी ही जात का अगर सब कोई चाहिए, तो अब ये बताइए इसमें अच्छे आदमी की कीमत कहाँ है? आप कहीं चले जाइए, एक जिला में कप्तान आ जाए या कलेक्टर आ जाए, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ गंवार लोगों को छोड़िए, हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोग सबसे पहले ये पता लगाते हैं ये हाकिम कौन जात का है। अपनी जात का है, घटिया भी है तो स्वीकार है, और दूसरी जात का है, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, तो हमको पछता नहीं है। तो समाज में अच्छे लोगों की कीमत ही खत्म हो गई। महाराज श्री, यह तो बड़े मार्के की बात आपने बताया कि जब जातीय गुंडे हो गए, हर जात में गुंडा, और वही गुंडा नेता, और उस जात के लोगों ने अपने नेता को प्रश्रय देना शुरू किया, चाहे जो भी करेंगे तो वह जय जयकार करेगा। यह तो बड़ा घातक हुआ बिहार और इसको खुली आंखों से देखिए ना, नंगी आंखों से देखिए ना। ये हमारे कहने की बात थोड़े, कोई हम नया बात थोड़े बोल रहे हैं, ये तो जनता का भोगा हुआ चीज है। आप आंखों से देखिए, हजारों उदाहरण मिलेंगे। हर जात के सबसे अच्छे, शरीफ, भले आदमी हाशिए पर हैं, हर जात के दबंग, बाहुबली लोग, अपराधी किस्म के लोग उस जात में आगे हैं, उनके पीछे अपार जन समर्थन है। बिहार में मैंने देखा अच्छे एकदम सुशील, सभ्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार राजनेताओं को बाहुबलियों ने हराया, और बूथ लूट करके नहीं हराया, वोट से हराया, और भारी मतों से हराया। मैसेज क्या गया? जनता को भी अब ईमानदार और सीधा, शरीफ आदमी नेता नहीं चाहिए, उसको चाहिए दबंग, उसको चाहिए दादा, रंगदार, क्रिमिनल। ईमानदारी की कीमत अब कहाँ है महाराज? ये तो भाषण की चीज रह गई, मुखिया तो कोई बनता नहीं। महाराज श्री, अपने कार्यकाल में सीईओ, एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी रहते हुए हजारों क्रिमिनल अपराधियों और ऐसे लुटेरों का आपने खदेड़ा, भागे होंगे, चुनाव लड़ गए, जनता ने उसे भेज दिया। उसके बाद जब आए, यानी आपके सामान्य से आरक्षी का जो सामना नहीं कर पाते थे, वो आपके सामने माननी बन करके आए। आपकी स्थिति उस समय क्या रही होगी? फिर आप खड़े होकर के बैठाए उसको। बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगता है, बुरा लगेगा, ये स्वाभाविक है। जिसका आप घर तोड़वाए हैं, जिसकी कुड़की निकलवा करके आप रात दिन उसका पीछा किए हैं, जिसको आप पकड़ करके पिटाई किए हैं और जेल में भेजे हैं, और कल वो आपके सामने मंत्री बन करके आ जाता है, आपको सलाम ठोकना पड़ता है। ठोकते हैं, ठोकना पड़ता है, ठोकना पड़ेगा। आप सिस्टम में रह करके क्रांतिकारी नहीं हो सकते। ठोकना पड़ेगा ही जी।
आप सिस्टम में रह करके ऐसा क्रांतिकारी नहीं हो सकते। उस समय जैसे बुरा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं जैसे लगता। क्या लगता है कि वर्दी उतार करके चले जाए, किसी- इससे खराब कुछ नहीं है, क्योंकि यह सामने वाला जिसको मैं खदेड़ा था, गुंडा माफिया बलात्कारी व्यभिचारी, और आज यह मिनिस्टर बन के आया और हमको सैल्यूट करना है। अरे जय भाई, आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि आपके सामने जो ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो मंत्री है, जिसके निर्देशन में आपको काम करना पड़ रहा है, वो बेवकूफ है, उसको अकल नहीं, उसको समझदारी नहीं, वो आप जितना समझदार नहीं है। तो क्या हुआ, मालिक आपका वही है। फिर आप कहेंगे माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार इस कार्य को संपादित किया जा रहा है। भाई, लोकतंत्र में है आप, क्रांति नहीं आप कर सकते। लोकतंत्र में जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम को मानिए या सिस्टम से बाहर निकलिए, सीधा बात है। आप सिस्टम में रहकर क्रांति नहीं कर सकते। देखिए, एक बात और, राज की बात बोल रहा हूं, सुन लीजिए। जी जो इस सिस्टम में नौकरशाह के रूप में 30 साल 40 साल सरवाइव कर गया, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है, मैं भी नहीं। जो इस सड़े गड़े सिस्टम में एक नौकरशाह के रूप में 35 साल 40 साल नौकरी कर गया, वो क्रांतिकारी नहीं है। वो क्रांति पर भाषण दे सकता है, वो क्रांति, उसने जीवन में 1000 समझौते किए हैं, वो करना पड़ता है, अपने को मारना पड़ता है। सरजू मैया के किनारे और सीधे सीधे बगैर किसी लाग लपेट के जो भी बात हो रही है वह दिल से हो रही है। महाराज श्री ने कहा जिसने 30-40 साल नौकरी कर लिया यानी नौकर रह गया, वह स्पाइनललेस हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल, वो क्रांतिकारी होगा, सिस्टम में वो टिकेगा नहीं। वो 1 साल में सिस्टम को लात मारकर बाहर निकल जाएगा, नहीं टिकेगा। और जो टिक गया और 35-40 के बाद क्रांति की बात कर रहा है, वो झूठा है, दुगलापन है। नहीं, बिकने की बात नहीं है। आपने अपने जीवन में एक नहीं अनेक बार अपने सिद्धांतों से, उसूलों से समझौते किए हैं, तभी आप नौकरी में 40 साल तक टिके हुए हैं। बिना समझौता किए नहीं टिक सकते। बेडरूम में अच्छी अच्छी बात करेगा, सामने आने की हिम्मत नहीं है, खत्म काम। मोरल रहेगा तब ना आदमी बोलेगा। नैतिक मोरल बल रहेगा उसका तब समाप्त रहेगा। हो जाएगा, क्योंकि बार बार उसने सिद्धांतों से समझौता किया है। हो जाता है बार बार। नैतिक बल कहां से रहेगा भले ही? बार बार सिद्धांतों से समझौता कीजिएगा, अपने आत्मा को मारिएगा, तो आपके पास नैतिक बल कहां से रहेगा? बहुत कम ब्यूरोक्रेट के पास नैतिक बल होता है। जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतने कमजोर होते जाते हैं, उतने कमजोर होते जाते हैं। ऊपर एकदम आग की तरह उफनता हुआ एक आईएएस आता है, आईपीएस आता है। 5 साल के बाद उसका रंग देखिए, 10 साल के बाद उसका रंग देखिए। जिसने डीजीपी चीफ सेक्रेटरी बनता है उसने उसका रंग देखिए। समय सिखा देता है, व्यवस्था सिखा देती है कि ऐसे ही रहना होगा, नहीं तो बाहर। क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? देखो, जीवन में अपनी प्राथमिकता पहले तय कर लें। आप जीवन में क्या चाहिए? जी, नौकरी में आप आए हैं, ठीक है, ईश्वर की कृपा है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, जिसके कारण आपको सेवा का ये अवसर मिला है। जी, ये मत सोचिए कि आप खूब पढ़ने में तेज थे और खूब पढ़ाई किया इसलिए आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। ये पूर्व जन्मों के आपके कुछ दिव्य संस्कार रहे होंगे, कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, कुछ प्रारब्ध कर रहे होंगे, जिसके कारण आपको ये सेवा का ये अवसर मिला। नहीं तो आप जैसे और आपसे अधिक परिश्रम करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले लोग रोड पर खोमचा लगा करके और पकौड़ी बेच रहे हैं। आपको ये अवसर मिला, भगवान ने दिया है, ये आपके पुरुषार्थ से नहीं मिला है। साधु ऐसे ही सोचता है। तो इस शरीर से जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जितनी सेवा हो सके उनकी सुनिए, जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम बराबर, आप देखिएगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलते रहते थे जब हम थे उस समय भी, कि भाई देखिए, कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला, पावर वाला, थानेदार उसकी बात नहीं सुनता है तो उसके लिए कई दुकानें खुली हुई हैं। सीओ सुन लेगा, एसपी सुन लेगा, डीजी सुन लेगा, चीफ सेक्रेटरी सुन लेगा, किसी मंत्री से, उसका काम कहीं रुकता नहीं है जी। लेकिन एक मजदूर है, किसान है, गरीब है, खुमचा लगाने वाला है, रोड पर ठेली लगाने वाला है, उसके लिए बहुत दुकानें नहीं हैं। एसपी कलेक्टर तक पहुंचना ही उसके लिए बड़ी बात है, और आप तक पहुंच गया और उसके बाद भी उसके कष्ट का निवारण नहीं हुआ तो आपको पाप तो लगेगा और आपके जीवन में तनाव उत्पन्न होगा, आपके आत्मा पर एक बोझ बनेगा
और इस पाप को आपको भोगना दंड पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। मानिए चाहे नहीं मानिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभ। एकदम एकदम सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। महाराज श्री, मैं अनुरोध करूंगा कि सरजू मैया के किनारे हम लोग हैं और जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी, कुछ दो लाइन भजन कुछ हो देखिए, जाए। भगवान की ऐसी कृपा आप गाते है। बहुत अच्छा हैं। दो पंक्तियां मैं चाहूंगा। अब हमको अभी इस गाने का तो कुछ याद नहीं है। कुछ भी कोई भी भजन जो आपको बड़ा पसंद आता हो, जिस पर दिल से आप झूमने लगते हो। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। याद कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बोले सरजू मैया की जय। एक फिल्मी गीत है, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ भजन मैं और चाहूंगा, ये तो सरजू मैया पर हो गया। कुछ भी जो भी आप जैसे भगवताचार्य हैं और मानस हम के तो भी आप मर्मज्ञ लिखे हैं सो हम गाते हैं एक लाइन सुन जी हाँ जी हाँ। कि केहू न काम आई तब राम काम आई हैं, केहू न काम आई तब राम काम आई हैं, संग छोड़ी दी सभेता, संग छोड़ी दी सभेता, आपन उहे बनई हैं, केहू न काम आई तब राम काम आई हैं, केहू न काम आई तब राम काम आई हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यह कब पता लगा? मुझे तो बचपन से ये संस्कार जब है। केहू ना काम आई तो राम काम। ये मेरे बचपन के संस्कार। देखिए, मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ है जी। आप इससे पूछ लिए 15 साल 16 साल की जब आयु थी जी। तो घर से बाहर 1 किलोमीटर दूर जहाँ मेरी छानी खेत है जी। वहाँ झोपड़ी डला करके, और अपराध का वो स्थिति, मैं तो 50 साल पहले की बात में कर रहा हूँ, किडनैपिंग हो जाएगी वो वाला माहौल नहीं था। मैं वहाँ अकेले 2-2 महीने 3-3 महीने उपवास करके रहता था हनुमान जी की झोपड़ी में, हनुमान जी की आराधना करता था 15 साल 16 साल की आयु में। कभी महसूस हुआ है हनुमान जी का? अब ये सब बातें उन्हीं की कृपा से सब हुआ, और उनके कृपा से नहीं ये नहीं होता तो आप ये बताइए, कोई कानून ऐसा जानते हो? कोई कानून वेता से पूछिए, विधि वेता से पूछिए, किसी वकील से पूछिए, किसी लॉ के एक्सपर्ट से पूछिए कि एक चपरासी की नौकरी से इस्तीफा दे दीजिएगा तो साल भर के बाद नौकरी में आने का कोई प्रावधान है? नहीं है। सिपाही की नौकरी से इस्तीफा दे दीजिएगा, इस्तीफा स्वीकृत हो गया तो साल भर के बाद नौकरी में आप आ जाइएगा 10 महीने के बाद। आपका आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा किया 10 महीने के बाद नौकरी। आपका जय, हनुमान जी कृपा आपका नहीं जय किया। कितना जबरदस्त था। सब लालू प्रसाद यादव आपको मानते थे, राबड़ी देवी मानती थी, नीतीश कुमार जी मानते थे। देखिए ऐसा है, इन लोगों ने भेजा और गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। ऐसा है जी। कि बिनु हर कृपा तृण नहीं डोले। आप में कोई क्वालिटी भी है ना तो निंदक उसको अपने ढंग से उसका व्याख्या करते हैं, जी। उसको भी दोष के रूप में चिन्हित कर देंगे। जैसा समालोचक भी कहा जा सकता है निंदक को। समालोचक भी कहा जा सकता है, समालोचक नहीं कहेंगे। समालोचक उसको कहते हैं जो निष्पक्ष एनालिसिस करता है। जी। आलोचक और समालोचक में फर्क है। आलोचक केवल आलोचना करता है, समालोचक आपके गुण का, आपके दोष का। अच्छा, पहली बार आप क्यों त्याग पत्र दिए थे? चुनाव लड़ने के लिए। बहुत अच्छे हैं जो आप सही बात बता रहे हैं। झूठ बात थोड़ी है, मैं झूठ बोलता है, मुझे झूठ आश्वासन किसने दिया था हमको? हाँ। अब ये बातें माइक पर बुलवाइएगा। अरे भारत सरकार में जो बड़े बड़े उस समय 5-10 महारथी थे,
जी, वो, फिर धोखा दे दिया। इसको धोखा भी मैं नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानते? ये प्रारब्ध ही मानता हूँ, ईश्वर की अरे कह दिया कि आइए आइए पांडे जी, आपसे बढ़िया कौन है, ठीक पूरा है। बिहार आपको जानता है, ठीक है। पूरे 38 जिलों में आपका रहा है नहीं प्रभाव हुआ। किसी न किसी रूप में, और आपके सदन में जाने से वर्चस्व बढ़ेगा हमारी पार्टी नहीं का। हुआ तो वो भी प्रारब्ध ही है, कुछ मेरे तो ऐसा नहीं है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई तो क्या हमको कहीं से, चाह करके भी नहीं। कहाँ से आप चाह रहे थे, टिकट कहाँ से चाह रहे थे? बक्सर से, अच्छा, और बेतिया से हमें दे रहे थे लोग। अच्छा, बेतिया से। मैंने अभी हैं, आपको उसके गवाह लोग हैं जो जिन लोगों के साथ बैठे बड़े बड़े पदों पर हैं, जी। वो आपको बताएंगे। बेतिया का सीट हमको ऑफर किया गया था, मैंने कहा ना पहली लड़ाई तो मुझे बक्सर से लड़नी है क्योंकि मैं बक्सर का बेटा हूँ। सांसद का टिकट मुझे बेतिया से मिल रहा था, जी। मैं बिहार निवास में ठहरा हुआ था, वहां लोग खुद गए थे कि आप बेतिया से लड़ जाइए, बक्सर नहीं मिल सकता। तो फिर आप वापस हो गए नौकरी में? मैं वापस कहाँ हुआ, ठाकुर जी ला दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको 10 महीने के बाद बुलाकर कहे कि नौकरी करिए। अच्छा, बताइए, यह तो भारत की जो मतलब एक अब यही कह रहे हैं कि बिना ईश्वरीय कृपा के कैसे होगा।